Okay, I'm a bit sorry for this, but I just skipped out the recording of this particular session. Okay, now the Indian rupee is basically backed by the foreign currency, which is around 95%, and the gold backing today is around 4.5%. This particular thing, it all started with gold. Now it has been converted into foreign. The backing is converted into foreign currency. The major part of the backing is by foreign currency. Foreign currency we mean by dollars, pounds, euros. Then we have the Japanese currency yuan. We have pound. These are the foreign currencies which we have as a reserve. So backing of Indian rupee is basically 95.5% is backing is from the foreign currency. Small information to share with as per the RBI Act, the minimum reserve system says that RBI has to hold 200 crores of worth of assets to back paper currency. Back paper is the currency which has been issued, out of which 150 crores should be the value of gold held physically by RBI. This is the system which has been developed by the government through RBI Act. So every currency what we use has a backing to it. That is why there is a promise made by the governor of the Reserve Bank that he is going to pay the amount to the bearer of that particular document. So the note is nothing but it is a promissory note. Promissory note because a promise has been made through that particular document. Next, we move on to second part, which is banks. We all know what banks do. They accept deposits, they give loans. This is the primary function of a bank. But we need to know the different negotiable instruments which banks usually issue for their operations. First thing is the check. A check is a document which allows you to transfer a particular amount or withdraw a particular amount from your account which is held by the bank. जो बैंक के पास आपका अकाउंट है उसमें से अगर आपको पैसे किसी को देने हैं या आपको स्वयं के लिए पैसे निकालने हैं तो आप चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बेसिकली चेक जो है वो एक इंस्ट्रक्शन है बैंक को आपकी तरफ से कि आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए. कहने का अर्थ ये हुआ कि हम बैंक को उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मेरे लिए आप ये काम करिए. इसीलिए आप अगर बैंक आप जाते हैं तो पहली चेकबुक जो वो इशू करते हैं वो नॉन पेड होती है. वो आपके जो अकाउंट आपने खोला है उसकी तरफ से एक तरह से कहा जाए फ्री होती है. लेकिन अगर आपने उन सब चेकों का इस्तेमाल कर लिया 10 या 20 जो भी लॉट में आपको मिलती है और नेक्स्ट लॉट जब आप लेंगे तो बैंक बिल चार्ज हो रहे हैं. उसके बाद अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो उसके ऊपर भी चार्ज बैंक लेता है. तो ये अगर आपने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है तो ये चार्जेस बैंक लगाता है. तो बेसिकली चेक जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है आपकी तरफ से बैंक को जिसमें आप डायरेक्ट करते हैं बैंक को कि ये ट्रांजैक्शन आपके लिए वो कर दे. अब जब हम चेक की बात करते हैं तो उसमें कई चीजें होती हैं. चेक को आप यूज कई तरह से कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए एक होता है बियरर चेक. बियरर चेक में ये होता है कि कोई भी चेक वो लेके जाएगा उसको पर्टिकुलर वो अमाउंट मिल जाएगा. दैट इज अ बियरर चेक. उसके बाद एक होता है क्रॉस्ड चेक जिसमें आप दो लकीरें चेक के लेफ्ट हैंड साइड राइट ऊपर आप क्रॉस कर देते हैं जिसे हम लोग क्रॉस्ड चेक भी कहते हैं. तो क्रॉस चेक दो प्रकार के होते हैं. एक होता है नॉर्मल क्रॉसिंग
और एक होता है जिसमें आप लिखते हैं अकाउंट पेई। तो जिस व्यक्ति के नाम पे वो पर्टिकुलर चेक कटा है उसी व्यक्ति के नाम पे वो चेक जाएगा। तो इस तरह से कई चीजें उसमें हैं जिसको हमें बिफोर वी गेट इनटू फाइनेंस वी शुड नो ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स। सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट बैंक इशू करता है दैट इज बैंक ड्राफ्ट। अब चेक और बैंक ड्राफ्ट में फर्क बेसिकली क्या है? फर्क बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है कि चेक आपने किसी को इशू कर दिया, आपके बैंक में पैसे नहीं है, वो चेक उस बंदे ने लगाया बैंक में और वो चूंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं, वो चेक बाउंस हो जाएगा। तो श्योरिटी नहीं है वेदर चेक आप दे रहे हैं, चेक बैंक में पैसे हैं नहीं है, इसकी श्योरिटी है या नहीं है, बैंक को इस चीज से मतलब नहीं है। लेकिन जब बैंक ड्राफ्ट इशू करता है तो बैंक ये इंश्योर कर लेता है कि आपके अकाउंट से उतना पैसा बैंक अपने पास सुरक्षित रख ले। और जो व्यक्ति उस बैंक ड्राफ्ट को बैंक में पेमेंट के लिए, तो बैंक वो पैसा अपनी तरफ से उस व्यक्ति को दे देगा। यानी पहले बैंक ने आपके अकाउंट से उतना पैसा काट के अपने पास रख लिया और उसके बाद जब वो ड्राफ्ट प्रेजेंट हुआ बैंक में तो उस व्यक्ति को वो पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। यानी जो रेसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है पैसा, आप जिसको पैसा दे रहे हैं, वो व्यक्ति अश्योर्ड होता है कि ये जो अमाउंट हम बैंक से लेने जा रहे हैं ये मुझे मिल जाएगा। बैंक ड्राफ्ट इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू एन अकाउंट, इट इज नेवर गिवन इन कैश। नेक्स्ट जो चीजें हम लोग सुनते हैं बहुत टाइम पे, काफी बार सुनते हैं ओवरड्राफ्ट। एक होता है बैंक ड्राफ्ट, एक होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ये एक फैसिलिटी है जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब कस्टमर्स नॉर्मल कस्टमर्स नहीं, कस्टमर्स हु हैव अ करंट अकाउंट इन देयर बैंक। करंट अकाउंट हम लोग को ये शायद आइडिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को भी ये पता होगा कि हम लोग बैंक में कितने प्रकार के अकाउंट खोल सकते हैं। एक एक हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला अकाउंट हम जो खोलते हैं विच दैट इज सेविंग्स अकाउंट, जो हम सब जानते हैं, सेविंग्स अकाउंट। सेकंड इज रिकरिंग अकाउंट। थर्ड इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये तीन अकाउंट ऐसे हैं जो कोई भी इंडिविजुअल कैन ओपन इन अ बैंक, लेकिन तीनों का फंक्शनिंग अलग है और तीनों के इंटरेस्ट रेट्स जो बैंक देती है आपको वो डिफरेंट होते हैं। सेविंग्स अकाउंट, आपकी जो भी सेविंग्स है आप उसको उसमें जमा कर सकते हैं, कभी भी उन सेविंग्स को आप विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा रेकरिंग अकाउंट कि एक फिक्स्ड अमाउंट एक पीरियड में आपको बैंक को देना है। अब जैसे हमने ये डिसाइड किया कि 1,000 रुपए, 1,000 रुपए हम हर महीने हमको जमा करना है, ये हमारी फोर्स्ड सेविंग है। फोर्स सेविंग का मतलब हम जब खर्चे मेरे पास बहुत है लेकिन मैं 1,000 रुपए बचाऊंगा, तो बैंक ने फैसिलिटी आपको दे दी रेकरिंग अकाउंट के माध्यम से कि आप हर महीने जाकर के बैंक में 1,000 रुपए उस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अब जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है जो रिकरिंग पे दे रहा है उसमें फर्क होता है। रिकरिंग का इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है और ये फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड इन द सेंस कि आपका पीरियड जो है फिक्स्ड है। आप रिकरिंग अकाउंट 1 साल के लिए खोल सकते हैं, 2 साल के लिए खोल सकते हैं, द पीरियड इज फिक्स्ड। और अगर आप बीच में पैसा निकालते हैं रिकरिंग अकाउंट से तो देयर आर चार्जेस विच आर लेवीड बाय द बैंक, क्योंकि बैंक ये अश्योर्ड है कि भाई आपने अगर रिकरिंग अकाउंट खोला है तो हर महीने आप 1,000 रुपए जमा करेंगे, तो दे हैव एन आइडिया कि भाई पूरे साल में 12,000 रुपए मुझे मिलेंगे। लेकिन अगर आप बीच में ही उस रिकरिंग अकाउंट को बंद कर देते हैं तो ऑब्वियसली बैंक का नुकसान होता है उसमें, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वो चार्ज लगाता है। उसके बाद आता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में एक अमाउंट, आप मान लीजिए आपको कहीं से एक अमाउंट मिल गया, आप चाहते हैं मैं इसको खर्च ना करूं और आप चाहते हैं कि उसमें मुझे ब्याज भी अच्छा मिले,
इंटरेस्ट भी अच्छा मिले, तो आप उसको जाके फिक्स कर देते हैं। जिस जिस तरह हम लोग कहते हैं कि भाई मैं बैंक में गया हूँ, वहां मैंने 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए मैंने फिक्स कर दिए। अब ये फिक्स जो होते हैं वो नॉर्मली 1 साल से ऊपर के लिए होता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, आप एक अमाउंट को एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स कर देते हैं। इसका रेट सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट रेट डिलीवरी फ्रॉम द बैंक। उसके बाद चौथे प्रकार का अकाउंट जो होता है वो होता है हमारा करंट अकाउंट। ये अकाउंट खोला जाता है बिजनेस, जो बिजनेस लोग कर रहे हैं, जो बिजनेस एंटिटीज हैं, उनके लिए खोला जाता है। अब इस अकाउंट में जो जैसा आपने सुना, करंट करंट मींस यू कैन ट्रांजैक्ट एनी टाइम, दैट इज वेरी करंट। अब इसमें इंटरेस्ट बैंक्स नहीं देती हैं, लेकिन हाँ इसमें एक फैसिलिटी बैंक्स देती हैं, वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्योंकि आपको भी पता है बिजनेस में जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और आपने चेक्स काट के रखे हुए हैं। तो अगर आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है तो उस केस में जो भी लिमिट बैंक ने आपकी अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की, ओवरड्राफ्ट मतलब आप, ड्राफ्ट का मतलब पैसे निकालना, ओवर मतलब उसके ऊपर, जो आप निकाल सकते हैं, आप कितना पैसा निकाल सकते हैं अपने बैंक से, जितना आपने उसमें जमा कर रखा है। अब जब हम ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि जितना आपके अकाउंट में है उससे ऊपर आपको निकालना है। तो यहां पर क्या हुआ कि ओवरड्राफ्ट में ये फैसिलिटी दे देता है कि आपके अकाउंट में अगर मान लीजिए 10,000 रुपए हैं और आपकी लिमिट 10,000 रुपए की है, तो आप 15,000 रुपए का चेक अगर आपका आया है तो बैंक उसको डिसऑनर नहीं करेगा, यानी उसका पेमेंट रोकेगा नहीं, उसका पेमेंट वो कर देगा। ये 5,000 रुपए जो उसने ओवर किए हैं, आपके अकाउंट में थे 10,000 रुपए, उसने 5,000 रुपए जो ओवर कर दिए हैं, इसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो एक अलग चीज होगी, लेकिन वो आपके पेमेंट को रोकेगा नहीं, वो कर देगा पेमेंट। अब ये फैसिलिटी इसलिए दी जाती है बिजनेस एंटिटीज को क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, बिजनेस में गुडविल जो है, हमारी जो ख्याति है, वो बहुत मैटर करती। अगर कोई बिजनेसमैन का चेक बाउंस होता है तो उसकी पूरी मार्केट में ये बात फैल जाती है कि अरे भाई उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, उनके चेक बाउंस हो जाते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ये वर्ड ऑफ माउथ नहीं फैलाना चाहता क्योंकि उसको मालूम है कि मैं उधार दे रहा हूं, मुझे उधार लेना पड़ेगा, मैं क्रेडिट दे रहा हूं, मुझे क्रेडिट लेना पड़ेगा। इसलिए कोई भी बैंक, कोई भी बिजनेसमैन अपनी गुडविल खराब नहीं करना चाहता। तो उसी चीज को कवर अप करने के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए वो इंटरेस्ट जरूर चार्ज करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन को एक मिल जाता है मौका अपना, अपनी साख बचाने का, अपना क्रेडिट बचाने का। नेक्स्ट आता है हमारा मॉर्टगेज। मॉर्टगेज हम लोग शब्द सुनते हैं, कभी न्यूज में सुनते हैं, कभी अखबारों में पढ़ते हैं। मॉर्टगेज जो है वो बेसिकली एक तरह का कोलैटरल है, जिसमें कोलैटरल का मतलब रहन। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपको उस लोन चाहिए तो आपने उस प्रॉपर्टी को बैंक के पास, हम लोग जो वर्ड हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, गिरवी रख देना। तो कि भाई इसकी वैल्यू इतनी है, इसके अगेंस्ट में मुझे इतना लोन चाहिए, तो बैंक उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बंधक बना करके, गिरवी रख करके आपको वो अमाउंट पे कर देता है। तो ये है हमारा कोलैटरल। सेकंड हमारा आता है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। दो प्रकार के लोन्स होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जो सिक्योर्ड हो, यानी जो मॉर्टगेज्ड हो, या जिनके साथ में कोलैटरल या रहन या गिरवी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज जिसकी मनी टर्म्स में जिसको क्वांटिफाई किया जा सके, वो बैंक के पास सुरक्षित है, तो वो हो गया सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिनके साथ कोई भी कोलैटरल एसोसिएटेड नहीं है।
अब ये नहीं है, अब इसको कैसे समझने के लिए हम क्या इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लोन्स उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए या उन लोगों के लिए दिए जिन्होंने कुछ इनोवेशन किया है या जिन्होंने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है और दे डोंट हैव मनी टू दे डोंट हैव मनी और दे डोंट हैव द कोलैटरल जिसको रख करके वो लोन ले सकें या पैसा ले सकें। तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दे देती कि नहीं, आप बैंक के पास जाइए, अपना प्रपोजल बैंक को रखिए, अगर बैंक और उसके जो लोग हैं, उनको एम्प्लॉइज हैं, उनको अगर वो चीज समझ में आती है तो दे विल इशू द लोन। तो दिस इज व्हाट इज एन अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें सिक्योरिटी अटैच्ड नहीं है। लोन विच इज इशूड विदाउट एनी सिक्योरिटी, दैट आर अनसिक्योर्ड लोन। तो ये दो तरह के लोन्स होते हैं। उसके बाद हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है अगर हम लोग फाइनेंस की फील्ड में हैं। कल जैसा हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से लेकर समराइजिंग करने तक। इस प्रोसेस के लास्ट में हम लोग दो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जैसा आप नाम से भी समझ रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियसली ये एक स्टेटमेंट है जिसके द्वारा आपको ये पता लग जाएगा कि पूरे साल काम करने के बाद आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया या लॉस इनकर किया है। तो इस अकाउंट के द्वारा हमको ये पता लग जाता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसी आधार पर हम आगे की अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस के लिए करते हैं। तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। इसमें जैसा मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें एक छोटा सा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यहाँ पर है, इसको देख सकते हैं। ये इसमें आप ये देख रहे होंगे कि सारे खर्चे जो हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे होंगे और सारी इनकम या रेवेन्यू जो है वो आपकी राइट हैंड साइड में है। बेसिकली दिस स्टेटमेंट कंपेयर्स द रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली जब रेवेन्यूज ज्यादा होंगी, इनकम ज्यादा होगी खर्चे से, तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमारी रेवेन्यूज कम है खर्चों से तो हमें लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली ये हम लोग स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि पूरे साल में जो भी हमने खर्च किया है, चाहे वो सैलरी के मद में हो, चाहे वो रॉ मटेरियल के परचेज में हो, या वो इंटरेस्ट के मद में हमने दिया हो, या हमने इंश्योरेंस पे किया, जितने भी खर्चे हैं उन सारे खर्चों को हम कंपेयर करते हैं। एक चीज मैं आपको यहां समझा देना चाहता हूं कि जो खर्चा हम करते हैं वो हमेशा रिलेटेड होता है रेवेन्यू से। अगर कोई खर्चा ऐसा किया गया है जिससे आय प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो खर्चा नहीं रह जाता है, वो नुकसान बन जाता है, लॉस बन जाता है। ये चीज हमको समझनी होगी। तो बिजनेस में एवरी एक्सपेंस विच इज डन इज रिकॉर्डेड एंड इट इज अगेंस्ट द रेवेन्यू। आज हम खर्च कर रहे हैं तो इस सोच के साथ खर्च कर रहे हैं कि इस खर्चे को करने के बाद हमें नफा या हमें आय प्राप्त होगी। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं जिनसे आय प्राप्त होती है, लेकिन वो एक होता है परोक्ष रूप में और एक होता है अपरोक्ष रूप में, यानी डायरेक्टली रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू रेवेन्यू। अब जैसे एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट हमने खूब कर दिया, सेल नहीं बढ़ी, तो क्या वो लॉस हो गया? बिल्कुल नहीं, वो लॉस नहीं है। आज आपने एडवर्टीजमेंट किया है, हो सकता है महीने भर बाद उसके आपके पास रिटर्न्स आए, सेल आपकी महीने भर बाद बढ़ जाए। तो हर खर्चा रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। दूसरी चीज, अब एग्जाम्पल हम लेते हैं
मान लीजिए आपकी गोडाउन में आग लग गई, आपका रॉ मटेरियल जल गया, दैट इज अ लॉस, क्योंकि वो किसी प्रकार से रेवेन्यू अर्जित करने में आपका आपको हेल्प नहीं कर रहा है, नुकसान हो गया, वो नुकसान। तो इस प्रकार से हम ये इस स्टेटमेंट के द्वारा हम ये जान जाते हैं कि हमने पूरे साल में कितना खर्च किया और उस खर्चे को करने के उपरांत हमें कितनी आय प्राप्त हुई, कितनी रेवेन्यू प्राप्त हुई। और इस रेवेन्यू को जब हम खर्चे से कंपेयर करते हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी स्थिति उत्पन्न होती है वो हमें पता लग जाती है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें बैलेंसिंग होती है। बैलेंसिंग का मतलब हो गया कि दो हिस्से हैं, दो हिस्सों का बराबर होना जरूरी है। तो बिजनेस में दो हिस्से होते हैं, एक होता है हमारे एसेट्स और एक होती है लायबिलिटीज। ये दो हिस्से होते हैं किसी भी बिजनेस में। जब बिजनेस शुरू होता है और प्रमोटर उस बिजनेस को पैसा देता है तो बिजनेस की वो लायबिलिटी बन जाती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे इस चीज को आपको समझना होगा अगर हमें बैलेंस शीट समझनी है, कि अकाउंटिंग में ये कहा जाता है कि बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन एंड द पर्सन हु इज स्टार्टिंग द बिजनेस इज सेपरेट। यानी दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नेचुरल है यानी प्रमोटर जिसने बिजनेस को शुरू करना है, और दूसरा व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन है। इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो उसका नामकरण होता है। जैसे हमारे यहाँ नया न्यूबॉर्न आता है, नया हमारे यहाँ बच्चा या हम ही आए थे तो हमारा नामकरण किया गया था, हमको उस नाम से जाना जाता है। तो एक नेचुरल पर्सन जो है उसको नाम दिया जाता है। वैसे ही हर बिजनेस, वो भी दैट इज अ बेबी फॉर द पर्सन हु इज स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो इसीलिए जितने भी बिजनेस हैं, चाहे वो छोटा सा बिजनेस हो और चाहे वो $100 मिलियन की कंपनी हो, हर बिजनेस का नाम होता है। ये नाम इसलिए होता है क्योंकि दो अलग व्यक्ति होते हैं। जैसे ही प्रमोटर ने बिजनेस शुरू किया एक अलग व्यक्ति क्रिएट हो गया। हाँ, वो व्यक्ति आर्टिफिशियल है लेकिन उसके ऊपर वो सारी धाराएं लागू होती हैं जो इंडियन कोर्ट में एक नॉर्मल पर्सन के ऊपर लागू होती है। उसको एक पर्सन माना जाता है। तो इसलिए जब बिजनेस शुरू होता है तो बिजनेस जो शुरू कर रहा है वो पैसा देता है बिजनेस को कि लीजिए भाई, आप 1 लाख रुपए लीजिए, ये आप इससे आप बिजनेस करिए। अब ये 1 लाख रुपए जो बिजनेस को मिले तो कैश मिले, तो कैश उसकी एसेट हो जाएगा, राइट। और दूसरा चीज जो साइड में उसके खड़ा हो गया है वो है लायबिलिटी, क्योंकि कल को अगर बिजनेस बंद होगा तो ये 1 लाख रुपए उस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसने बिजनेस को शुरू किया है उसको वापस करने होंगे। तो इसलिए आप ये देखें कि हर बिजनेस में दो धड़ हैं, एक है एसेट का और एक है लायबिलिटी का। और जितनी भी हम चीजें बिजनेस खरीदता है वो सारी एसेट्स होती हैं। जैसे मशीन उसने खरीदी, कार खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, वो सब उसकी एसेट्स बन जाती हैं। और साथ ही साथ उसकी लायबिलिटीज भी क्रिएट हो जाती हैं। अगर किसी से उसने उधार लिया है तो क्रेडिटर्स आ गए, क्रेडिटर्स आर लायबिलिटीज, उनको पैसा देना है। मैं छोटा सा आपको बैलेंस शीट यहाँ दिखा दूं जिससे आप आ जाएगा। अब यहाँ आप ये देख रहे होंगे कैश, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब जिनको आपने उधार दे रखा उनसे आपको पैसे रिसीव करने, तो अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद आपके इक्विपमेंट, ये सारे जो हैं ये एसेट्स हैं। एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स जो साल दर साल बदलते रहते हैं इसलिए उनको करंट कहा जाता है, और एक होते हैं नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट्स जो एक समान रहते हैं आने वाले 1-2 साल, 3 साल, 5 साल तक। तो दो तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। इसी तरह लायबिलिटीज भी होती हैं, फिक्स्ड आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो लायबिलिटीज में वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनको बिजनेस को
वापस करना है, लायबल टू पे बैक, जैसा मैंने कल आपको बताया था जब हम लोग लायबिलिटीज डिस्कस कर रहे थे। ऑल द अमाउंट विच द बिजनेस इज लायबल टू पे बैक टू पीपल इज अ लायबिलिटीज। यहाँ पे आप कैपिटल स्टॉक भी देख रहे होंगे। कैपिटल स्टॉक का मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल बिजनेस जिसने प्रमोटर जिसने बिजनेस को शुरू किया है वो जो उसने लगाया, इसीलिए उस पर लिखा हुआ है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। स्टॉक होल्डर मतलब जो व्यक्ति जिसने पैसा कंपनी में लगाया है। तो इस तरह से ये दो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। बैलेंस शीट जो है वो आपको बिजनेस की जो पोजीशन है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो शो करती है। अब ये कैसे शो करते हैं उसके विषय में हम लोग, मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि इन से कैसे हम इन्फ्लुएंस निकालने की, हाँ बिजनेस ठीक चल रहा है या बिजनेस खराब चल रहा है। अब मैं इस पर्टिकुलर कंपनी जिसकी ये बैलेंस शीट यहाँ दिख रही है, मुझे नहीं मालूम है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैश अगर इतना है तो उससे क्या मतलब है, या लाइबिलिटी अगर 16,000 की है तो मुझसे उससे क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हाँ, जब इन फिगर्स का हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिलना शुरू होता है। रेशियोज को आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो रेशियो है ये है करंट रेशियो। करंट रेशियो जो है वो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को शो करता है कि कितना फाइनेंशियली स्टेबल है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से मतलब ये है कि अगर वो पेमेंट ठीक तरह टाइम पे कर रहा है अपना, इसका मतलब ही इज फाइनेंशियली साउंड। अगर वो अपने क्रेडिटर्स का, अपने देनदारियों का भुगतान समय पे कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो फाइनेंशियली साउंड है। तो फाइनेंशियली साउंड वो व्यक्ति नहीं होता है जो अपने अपने पेमेंट को टाइम से नहीं करता है। तो उसी को भाई, जिसको पैसे की दिक्कत होगी वही तो टाइम से पेमेंट नहीं करेगा, और जिसको पैसे की दिक्कत नहीं होगी वो टाइम से अपना पेमेंट कर देगा। तो करंट रेशियो अगर हम किसी कंपनी का निकालते हैं तो हमको ये आइडिया लग जाता है कि हाँ, इसकी फाइनेंशियल साउंडनेस बिजनेस की है। जितना ज्यादा ये करंट रेशियो ज्यादा होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 2:1 है, यानी करंट एसेट्स ज्यादा है उसके पास, यानी कैश उसके पास ज्यादा है, उसके पास अकाउंट रिसीवेबल्स ज्यादा है, उसके पास पेटी कैश ज्यादा है, यानी वो एसेट्स जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में तुरंत, वो हो गए करंट एसेट्स। अगर वो एसेट्स आपके पास दो हैं और लाइबिलिटी एक है तो ऑब्वियसली आप तुरंत पेमेंट कर देंगे। तो आइडियल रेशियो जो है किसी भी, अगर कंपनी का करंट रेशियो आइडियल रेशियो 2:1 है, अगर ये है तो हम ये कहते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस है। इसी तरह दूसरा रेशियो है डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट का मतलब हुआ कितना हमने लोन ले रखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और इक्विटी का मतलब हुआ कि ओनर के कितने पैसे लगे हुए, ओनर ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है। डेप्ट के विषय में आपको ये मैं बता दूं, हम लोग फाइनेंस में डेप्ट को कहते हैं इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब क्या हुआ? डबल एज स्वॉर्ड का मतलब सिंपल है कि वो तलवार जिसकी तरफ दोनों तरफ धार है। नॉर्मली आपने तलवार देखी होगी तो तलवार के जो हिस्सा आपकी तरफ होता है वो ब्लंट होता है, यानी अगर वो पीछे आ भी जाएगा तो आप उससे कटेंगे नहीं। जब हम डबल एज स्वॉर्ड की बात करते हैं यानी धार दोनों तरफ है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमने लोन का उपयोग सही तरीके से नहीं किया तो वो लोन हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को राइट ऑफ कर सकता है, खा सकता है, खत्म कर सकता है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि लोन एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको हर महीने उसको रीपे करना है, यानी उसकी सर्विसिंग करनी है लोन की। आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना है, साथ में इंटरेस्ट देना है। आपको नफा हो या नुकसान हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इससे कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी किस्त चाहिए। और किस्त बनती है, जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो दो पार्ट से बनती है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। तो
आपने अगर उस पैसे का इस्तेमाल, जो लोन ले रखा उस पैसे का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया तो अच्छी बात है, उससे आप प्रॉफिट कमा लेंगे और उससे आप लोन का रिपेमेंट भी कर देंगे और चीजें सब अच्छी होंगी। लेकिन अगर आपने इस पैसे का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया तो ये जो इसका इंटरेस्ट है ये आपके प्रॉफिट्स अगर हो रहे हैं तो उनको खत्म कर देगा, साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी खराब कर देगा। तो इसीलिए अगर आप ये देखें कि किसी कंपनी की डेप्ट ज्यादा है और इक्विटी कम है तो ये गड़बड़ है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन या उसकी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि आगे चल करके अगर उस कंपनी ने डेप्ट को सही तरह से यूज नहीं किया तो बहुत उम्मीद इस बात की है कि वो एक फाइनेंशियल टर्बुलेंस में फंस जाएगी और आपका पैसा जो आप लगाने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में, वो डूब जाएगा। तो ये आप जान के रखिए कि डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो ये जो फिगर्स हमको कहाँ से मिलती हैं, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, डेप्ट, ये सब हमको बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ये फिगर्स हम लोग डिराइव करते हैं, निकालते हैं। इस वजह से मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के विषय में बताया। इसी तरह एक इशू और है, हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये प्रॉफिट से रिलेटेड है। कल जैसा कि हम लोग एक लेक्चर में सुन रहे थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उन्होंने बात की थी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर उससे हमको कितना कितना आय प्राप्त हो रही है। तो रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट भी आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, यानी वो प्रॉफिट जिसमें से अभी आपने इंटरेस्ट को नहीं निकाला है, ब्याज को नहीं निकाला है, जो गवर्नमेंट को आप देते हैं नहीं काटा है, और डिविडेंड यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के बीच में बढ़ता है उनको आपने नहीं दिया, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने जो कैपिटल लगाई गई है बिजनेस के अंदर। जितना ज्यादा आरओआई होगा उतना सुरक्षित है आपका इन्वेस्टमेंट। अगर आरओआई ज्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो इट इज एन इंडिकेशन दैट योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ। तो दूसरा हमारा जो रेशियो है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो ये शो करता है कि हमारी जो प्राइसिंग है प्रोडक्ट्स की वो किस प्रकार की है। अगर हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो अच्छा है तो हमारी प्राइसिंग अच्छी है, हमको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि प्राइस से ही रेवेन्यू आती है। यानी प्राइस वो चीज है, वो प्राइस वो है जिस पे हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो हमारा अगर प्राइस अच्छा है तो हमें ऑब्वियसली हमारे खर्चे तो कांस्टेंट है, तो हमारे खर्चों में से वो माइनस हो जाएगा और नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है तो हम ये कहेंगे कि उसकी प्राइसिंग अच्छी है, दैट इज व्हाई द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। इसका दूसरा भी इसका वो हो सकता है समझने के लिए कि इसके खर्चे कम है। खर्चे अगर कम है तो इसका अगर कम है तो भी हमारे प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरफ, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एक दूसरी स्लाइड है मैं उसको शेयर करना चाहूंगा। ज्यादा लंबा डिस्कशन इसका नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर शो करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो
Just a second. एशियन डेवलपमेंट बैंक की साइट है, उस पे इंडिया से रिलेटेड सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर दिए हुए हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया। इसमें जैसा आप देख होंगे कि यहाँ पे जीडीपी दिया हुआ है। जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 11% इन 2021 और 7% बढ़ने की उम्मीद है 2022 में। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के विषय में आप जानते होंगे, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री फॉर्म्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। आप देख होंगे कि ये 2019 में 4% थी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर उसके बाद 2020 में, जैसा आपको पता होगा, काफी दिन लॉकडाउन रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम बंद हो गई थी, तो हमारा जीडीपी गिर करके -8% हो गया था। और जो इस बार प्रोजेक्ट किया गया है वो ये है कि हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट है वो 11% होने की उम्मीद है, और 22 में ये 7% रहेगा। तो ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हम लोगों को ये बताते हैं कि इकोनॉमी कंट्री में किस प्रकार से चल रही है, एंड दे आर मोर और लेस एन इंडिकेटर ऑफ द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। तो अगर जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट कम है, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं और वी आर इन अ पोजीशन टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये बेसिकली एक इंडिकेटर्स हैं। ये बताने का मकसद हमारा ये है कि चाहे हम छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें या हम बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें, हमको एक आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली देश में चल क्या रहा है, इकोनॉमी की स्थिति कैसी है। तो ये इकोनॉमी की स्थिति कैसी है, ये इंडिकेटर्स हमें शो करते हैं कि आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी कैसी है। उस बेसिस पर हम अपने डिसीजंस लेते हैं। ये बहुत ही मैक्रो इकोनॉमिक व्यू है। हम लोग ज्यादातर अपने डिसीजंस जो हैं वो माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं, माइक्रो जो इंडिकेटर्स हैं उनको ध्यान में रख करके लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इन इंडिकेटर्स को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बिफोर वी वेंचर आउट इनटू इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट, वेदर इट इज अ स्मॉल अमाउंट और इट इज अ बिग अमाउंट, irrespective of that thing. We should concentrate ourselves in knowing the parameters, in knowing the different indicators. तो इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन भी दिया हुआ है। अभी मैं दिखा इन्फ्लेशन का, एक मिनट। ये इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन से तो आपको आइडिया होगा, इन्फ्लेशन इज नथिंग बट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। द राइज ऑफ प्राइसेस, गुड्स और कमोडिटीज की जो प्राइस राइज हर साल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी होगी, दैट इज व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट इज आल्सो रिलेटेड विद द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। कि इन्फ्लेशन रेट अगर हाई होगा तो परचेजिंग पावर मनी की कम हो जाएगी, पैसे की खरीदने की शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि चीजें महंगी हो जाएंगी और आप ज्यादा पैसे में कम चीजें खरीद पाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि 2019 में इन्फ्लेशन रेट जो था वो 4.8% था, जो बढ़ करके 6.2 हो गया 2020 में। वो क्यों हुआ, इसके विषय में आपको शायद मालूम होगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम खत्म हो गई थी। जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, नए प्रोडक्ट्स बन नहीं रहे थे, नई मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही थी। अवेलेबल प्रोडक्ट्स जब कम हो जाएंगे तो उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन रेट ऊपर हो जाएगा। अब 2021 में वो कम हो गया क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा से शुरू हो गई, देश के अंदर प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए। अब जब सप्लाई तेज हो जाएगी, सप्लाई प्रोडक्ट्स की शुरू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली डिमांड की अपेक्षा में सप्लाई ज्यादा होने के कारण प्राइसेस कम हो जाएंगे। और ये दोनों जो फिगर्स हैं ये फोरकास्टेड फिगर्स हैं। तो मेरे ख्याल में नाउ you have understood how important is to understand the economic indicators. It was just a view. We have short time पर नहीं है, हम लोग वापस अपने उसी स्थान पर जाते हैं प्रेजेंटेशन।
और चीजों को बढ़ाना शुरू करते हैं आगे। जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल मार्केट्स। हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं, कई प्रकार की मार्केट्स हैं इंडिया में जिसमें हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो सिक्योरिटीज से रिलेटेड हो, चाहे वो बॉन्ड से रिलेटेड हो। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट। अब वो इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है। आप अगर बैंक में भी पैसा जमा करते हैं, दैट बैंक ऑल्सो कम्स अंडर फाइनेंशियल मार्केट, राइट? This is a small diagram which I would like to show. It will give you a brief idea what kind of financial market are there. ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक है प्रोवाइडर्स, यानी सेवर्स, जैसे हम जैसे लोग, सेवर्स, इन्वेस्टर्स ऑफ फंड। इंडिविजुअल्स हैं, उसमें बिजनेस भी है, बिजनेसेस भी हैं। बिजनेस के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है, उनको ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा तो वो अपने पास रखेंगे तो है नहीं, क्योंकि अगर अपने पास रखेंगे और अनयूटिलाइज रहेगा तो वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। तो बैंक बिजनेसेस भी क्या करते हैं, वो दूसरे बिजनेसेस में, दूसरे के बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है। फॉरेन एंटिटीज, जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, फॉरेन की कंपनीज आकर के अपने यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है, एक तो वो आकर के खुद फैक्ट्रीज लगा लें और इन्वेस्टमेंट करें, दूसरा होता है कि वो यहाँ के एग्जिस्टिंग कंपनीज में उनके शेयर्स को खरीद करके पैसा लगाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, these foreign institutional players, they only come here, they purchase the shares of the companies listed in India, and they earn due to fluctuations in market, they earn money. That is another part we will be discussing in later on. लेकिन ये प्रोवाइडर्स हैं, इनसे हमें पैसा मिलता है। अब ये पैसे हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? हम लोग पैसे या तो बैंक में रख सकते हैं, इंश्योरेंस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट कंपनीज जैसे कि कंपनीज आपने नाम भी सुने होंगे, जिनको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs, जो बैंकिंग नहीं करती हैं लेकिन वो फाइनेंस कंपनीज होती हैं, तो उन कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, हम डायरेक्टली जा करके सेकंड जो पार्ट आप देख रहे होंगे फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें स्टॉक मार्केट भी है। स्टॉक मार्केट यानी जहां पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, कंपनी के शेयर्स की। जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक को शेयर्स इशू किए जाते हैं। अब वो पब्लिक जो है, वो अगर उन शेयर्स को अपने पास नहीं रखना चाहती है, मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और मैं नहीं रखना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं किसी दूसरे को दे दूं, बेच दूं। तो वो कौन सा स्थान है जहां पर मैं इन शेयर्स को बेच सकता हूं? दैट इज व्हाट इज स्टॉक मार्केट। I will conduct a session on these markets also because बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल काफी एप्स और काफी चीजें हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, एड्स भी आ रहे हैं, तो एवरीवन हैज इंक्विजिटिवनेस कि भाई ये स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। तो आई विल कंडक्ट अ सेशन ऑन दैट ऑन लेटर डेट। आज ये समझ लेते हैं, उसी तरह बॉन्ड मार्केट है, उसी तरह मनी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है। इनके विषय में मैं अलग से सेशन दूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है फाइनेंस का, जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ जो हम लोग जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे शेयर्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, हेज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं। ये कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिनके द्वारा हम अपना इन्वेस्टमेंट, अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके विषय में भी जब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे तो इनके विषय में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम आ जाते हैं कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, यह है क्या? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ओन मनी। बिल्कुल कि हमको सेटिस्फेक्शन किस में मिलेगा कि जो भी पैसा मेरे पास है वो मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करे। आज मेरे पास अगर 10,000 रुपए हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक साल में ये पैसा 10,000 से 12,000 हो जाए या 15,000 हो जाए। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो लेकिन अब ये कैसे होगा, इसके लिए वी हैव टू प्लान। तो देयर आर फ्यू स्टेप्स व्हिच वी हैव टू टेक बिफोर
we venture out into financial planning. ये फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस है कि पहले तो हम अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हम एसेस कर लें कि मेरे पास कितनी सेविंग्स हैं। उसके बाद हमारी गोल क्या है। भाई ठीक है, सेविंग्स मेरी 10,000 रुपए की है और मेरा गोल ये है कि मुझे एक साल में 15,000 रुपए मेरे हो जाए, तो ये मेरा गोल है। अब इस गोल को मैं पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं, किसको मैं पैसा, कहाँ पे मैं पैसा जमा कर दूं, जिससे कि अब ऑल्टरनेटिव्स कई हो सकते हैं। मैं बैंक में जमा कर सकता हूँ, मैं किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में पैसा दे सकता हूँ, मैं शेयर्स खरीद सकता हूँ, मैं बॉन्ड खरीद सकता हूँ। ये ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं, ये ऑल्टरनेटिव तरीके हैं। अब जब हम इन तरीकों की बात करते हैं, मुझे वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो है रिस्क। सबसे बड़ी चीज जो हम लोग को डराती है, रिस्क हमको डराता है, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ये वो रिस्क हैं जिनके विषय में हम लोग को ध्यान रखना चाहिए बिफोर वी वेंचर आउट इनटू मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। जिसमें सबसे पहला जो रिस्क है वो है इन्फ्लेशन रिस्क। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि क्या इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है। डिफरेंट कंट्रीज में बहुत इन्फ्लेशन है। ब्राजील का अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखिए, दैट इज अराउंड 10 to 12%। वैसे ही बहुत कंट्रीज है, तो जहां पे इन्फ्लेशन रेट कम होगा वहां पर इन्वेस्टमेंट करना लाभदायक होगा। उसके बाद दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं। आज बैंक ने कहा हम 4% देंगे, अगले साल उसने कहा नहीं 4% नहीं, अब 2% देंगे। तो इट विल हैम्पर अवर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। दूसरा रिस्क है इनकम रिस्क। आज मैं जॉब में हूं, इनकम मुझे प्राप्त हो रही है, पता लगा मेरी जॉब अनस्टेबल है, कल मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो क्या होगा। तो एक इनकम रिस्क आता है। दूसरा है पर्सनल रिस्क। पर्सनल रिस्क में हमसे रिलेटेड, यानी मेरी अगर तबीयत खराब हो गई या मेरे घर में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई या इस तरह की जो रिस्क है वो सब पर्सनल रिस्क में कवर होते हैं। और लास्ट में आता है लिक्विडिटी रिस्क कि कितना पैसा हम अपने पास बचा के रखें जिससे मेरी साख ना खराब हो, हमारी गुडविल ना खराब हो। राइट। तो ये डिफरेंट रिस्क हैं जिनको क्वांटिफाई करने के बाद ही हमको कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में ऑल्टरनेटिव को चूज करना चाहिए। उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव जो हमको सबसे अच्छा लगा, अपनी रिस्क को देखते हुए वी विल इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लान। और फिर उसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे एक साल के बाद कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो सही था या नहीं था। सो आई होप in today's session you must have learned certain things। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट सेशन में I will take some time to prepare for the next session। लेकिन next session would be very beneficial। हम थोड़ा सा आपको एक आइडिया देंगे कि ये शेयर मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट क्या होती है। उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट बहुत बड़ी मार्केट, कमोडिटी मार्केट है जिसमें हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। And I will try to make you understand कि how investment is to be done in these markets। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे, आप इन मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम पैसे से भी आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं इन चीजों को कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। I hope you must have understood what today we have discussed. Thank you very much.